Hello dear students. We have started, in the previous class we started gravitation and हम एक बार शॉर्ट में उसको रिवाइज कर लेंगे ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा है और फिर आगे हम बढ़ेंगे विद अदर टॉपिक्स। सबसे पहले इन ग्रेविटेशन वी स्टडीड अबाउट जियोसेंट्रिक थियरी। जियोसेंट्रिक थियरी, व्हाट डज दिस थियरी से? ये थियरी कहती है कि अर्थ सेंटर में है और सन और सब प्लैनेट्स अर्थ का चक्कर लगाते हैं गोल गोल, और एक ही जगह रुकी है और घूमती नहीं। और फिर ये दिस थियरी वाज गिवन बाय टॉलेमी, क्लॉडियस टॉलेमी ने ये थियरी दिया था एंड दिस वाज सपोर्टेड बाय द रोमन कैथोलिक चर्च एट दैट टाइम। रोमन कैथोलिक चर्च वाले उन लोग ने बाइबल पढ़ के उनका भी ऐसा मीनिंग निकल रहा था बाइबल का कि अर्थ एक जगह रुकी है और सब प्लैनेट सन वगैरह उसके गोल गोल घूम रहे, उन्होंने ऐसा मीनिंग निकाले थे। लेकिन मॉडर्न डे लोगों ने जो उसका एक्सप्लेनेशन निकाला, मीनिंग निकाला, वो कुछ अलग है। फिर उसके बाद सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस ने एक थियरी दी है जिसका नाम है हीलियोसेंट्रिक थियरी। ग्रीक लैंग्वेज में हीलियो का मतलब होता है सन। हीलियम गैस कहते हैं बिकॉज इट इज फाउंड ऑन द सन। हीलियम गैस अर्थ पे भी मिलती है रेयर अमाउंट्स में। सो हीली यानी सन। हेलियांथस नाम का एक फ्लावर भी होता है, सूरजमुखी का फूल कहते हैं जिसे सनफ्लावर। सो हीलियोसेंट्रिक यानी सन इज द सेंटर ऑफ क्रिएशन। सन को माना जाता था कि द सन इज एट द सेंटर अभी, एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और टुडे इन मॉडर्न डे साइंस कौन सी थियरी मानी जाती है? तो आज के डेट में हीलियोसेंट्रिक थियरी को सही माना गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने आकर रिसर्च किया और प्रूव किया कि हीलियोसेंट्रिक थियरी सही है और जियोसेंट्रिक थियरी गलत है। ठीक है, उसके बाद में लेट अस सी, हमने कुछ अपनी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स? फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है? सो रिमेंबर, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन, मैंने पुरानी क्लास में लिख कर दिया था, सो वी विल नाउ नॉट राइट इट अगेन। नंबर 1, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर 2, force can change the size of the object. Force can change both shape as well as size of the object. Force can change the direction of an object. Force can change the speed, increase the speed of an object. Force can decrease the speed of an object. It can start motion, it can stop motion, and force can do many other things. Alright, and after that the second question was what are the forces that are familiar to you? You are familiar with. कौन कौन से फोर्सेस हैं जो आप जानते हो? सो ग्रेविटेशनल फोर्स को तो बच्चा बच्चा जानता है, मम्मी भी यही मानती है कि दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। और उसके बाद मस्क्यूलर फोर्स, फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड नेगेटिव चार्जेस आल्सो रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये चार्जेस एक जगह रुके हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं तो इनके बीच के फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। और अगर ये चार्जेस इधर उधर मूव हो रहे हैं और मूव होते समय एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बट उसकी डिटेल में मत जाओ बिकॉज वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं वो डिटेल में हमने नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज मैं आपको समझाता था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फिर उसके बाद नंबर 3 है व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? सो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम क्या जानते हैं? इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। हर दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, फिर भी दो चीजें जाकर भिड़ नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल एसी और मैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप कहोगे सर एसी को खोल के तो देखो कैसे गिर जाएगा, देखो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, एक काम ये करते हैं कि दिस बोर्ड इज अट्रैक्टिंग मी, ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बोर्ड और में जाके भीड़ क्यों नहीं जाते, एकदम चिपक क्यों नहीं जाते? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स बोर्ड में और मुझ में है बट इतना कम है कि वो हम दोनों को अट्रैक्ट मतलब मिला नहीं सकता है, अपनी ओर ज्यादा खींच कर ले जा नहीं सकता है। सेकेंड थिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स, मतलब हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। दिस डस्टर इज अट्रैक्टिंग द पेन, हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स हैज द लॉन्गेस्ट रेंज,
मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दूर दूर की चीजों को भी अट्रैक्ट करता है। अगर एक प्लेनेट कहीं और है, दुनिया के एक किनारे में है, एक कोने में है, और दूसरा प्लेनेट या दूसरा ऑब्जेक्ट दुनिया के दूसरे कोने में है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत दूर दूर की चीजें अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। तो ये उसके बारे में हमको मालूम है। नाउ वी विल सी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझना कि our topic is Newton's universal law of gravitation. Newton's universal law. Why is this law called universal law? क्योंकि ये लॉ पूरी दुनिया में चलता है। Universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation. ये लॉ क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इससे पहले आपको मैं एक दो टॉपिक समझाना चाहूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपने मैथ्स में 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे। सी देयर इज वन रिलेशन कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। आई शुड नॉट राइट हियर, विंडो शाइन हो रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर हो गया, हम अंधेरे में पढ़ाई कर, अंधेरा है थोड़ा उजाला है, बी पॉजिटिव। तो सी देयर इज वन रिलेशन कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, कौन सा रिलेशन, कौन सा रिश्ता? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये क्या कहता है कि, और इसका साइन होता है ऐसा रॉन्ग जैसा साइन, अल्फा जैसा साइन। ये इसका मीनिंग क्या होता है कि इफ अभी लाइन गई है, इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर हुआ है और गर्मी बढ़ रही है, तो आई कैन राइट स्वेट, पसीना, sweat is directly proportional to temperature। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने दोनों के बीच में रॉन्ग का साइन लगा दिया, स्वेट पसीना, और टेम्परेचर के बीच में रॉन्ग का साइन लगा दिया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। इसका मतलब हो रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पसीना भी बढ़ेगा। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस स्वेट ऑल्सो विल इंक्रीज। अगर टेम्परेचर कम होता है तो पसीना भी कम आएगा। दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ कम होते हैं। टेम्परेचर बढ़ता तो पसीना बढ़ता, टेम्परेचर कम होता तो पसीना भी कम हो जाता है। ठीक है, क्या आप कोई एग्जांपल बना सकते हैं ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्ट डिपेंड करते हैं, प्रोपोर्शनल यानी डिपेंडेंस, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, जीना मरना संग संग। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो पसीना भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो पसीना भी कम हो जाएगा। अब आप कोई एग्जाम्पल सोचो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का। ठीक है, कुछ लोग ने सोचा होगा, कुछ लोग सोच ही रहे होंगे। लेट अस सी, स्वेट एंड टेम्परेचर के अलावा और कोई रिलेशन बना सकते हैं हम? हाँ, नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स परचेज्ड, कितनी मिठाई खरीदे, 2 मिठाई, 3 मिठाई, 4 मिठाई, 5 मिठाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेमेंट टू बी मेड। मतलब अगर नंबर ऑफ स्वीट्स बढ़ जाते हैं, मिठाई की संख्या बढ़ जाती है, 2 मिठाई, 4 मिठाई, 5 मिठाई, 10 मिठाई, तो पेमेंट भी ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर मिठाई कम खरीदते हैं तो पेमेंट भी कम देना होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। समझ रहे हो? एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाती है। जितना ज्यादा प्यास लगेगी उतना ज्यादा पानी पिएंगे, तो प्यास और पानी, थर्स्ट एंड ड्रिंकिंग वाटर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब एक चीज बढ़ जाती है दूसरी भी बढ़ जाती है, तो वो उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। आपने 9th स्टैंडर्ड में ओम्स लॉ पढ़कर भूल गए होंगे शायद आप में से बहुत से लोग। वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज कम करो तो करंट भी कम होता है। लेकिन पहली बात आप सोचेंगे ये वोल्टेज क्या होता है सर? वोल्टेज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स जो वायर में भागते हैं उनमें प्रेशर कितना है। अगर इलेक्ट्रॉन में ज्यादा प्रेशर है तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट भागेंगे, और हम कहेंगे करंट बहुत ज्यादा हो गया है, करंट बहुत फास्ट भाग रहा है। तो
ठीक ठीक है, इसका एक चैप्टर आएगा अलग से, हम वहां डिस्कस करेंगे वोल्टेज क्या होता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन समझा आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब जब वन वैल्यू बढ़ती है तो सेकंड वैल्यू भी बढ़ती है, जब फर्स्ट वैल्यू कम होती है तो सेकंड वैल्यू भी कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इसके ऑपोजिट एक और रिलेशन होता है, एक और रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या कहलाता है, लेट अस सी, उसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इनवर्स का मतलब हमेशा उल्टा होता है। मैथ्स में आप लोग इन्वर्टेंडो पढ़े 9th स्टैंडर्ड में, ए अपॉन बी है तो आप उसको बी अपॉन ए कर देते थे। इन्वर्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी खाता है, बाद में लाइन चली जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी दे देता है, जिनके घर में इन्वर्टर होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा रिलेशन। इसमें क्या होता है, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, और दूसरी बढ़ती है तो पहली कम हो जाती है, या पहली कम हो जाए तो दूसरी बढ़ती है, उल्टा रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। और उसमें भी रॉन्ग का साइन होता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो चीज होती है उसको नीचे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, टेंशन ऑन द माइंड, टेंशन ऑन अ स्टूडेंट्स माइंड, टेंशन ऑन अ स्टूडेंट्स माइंड, दिख रहा है आपको उधर, शायद बोर्ड शाइन हो रहा होगा। टेंशन ऑन अ स्टूडेंट्स माइंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा लिखते हैं, देखो 1 अपॉन, तो जो नीचे रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, यहाँ का न्यूमरेटर और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, लेफ्ट का न्यूमरेटर और राइट के डिनोमिनेटर में हमेशा उल्टा रिलेशन होता है। टेंशन ऑन द माइंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम मतलब अगर ज्यादा नंबर ऑफ डेज बचे एग्जाम के लिए, बहुत दिन बचे हैं, तो टेंशन ऑन माइंड, एग्जाम के लिए दिन ज्यादा बचे तो टेंशन माइंड पर कम रहता है। और एग्जाम के दिन, एग्जाम नजदीक आ रही है, एग्जाम होने के लिए दिन कम बचे तो टेंशन ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हो? जब एग्जाम करीब है, पास में है, एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे तो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम इज लेस, टेंशन ऑन द माइंड विल बी मोर। एंड इफ नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम इज मोर, जैसे अभी आपकी 10th की एग्जाम होने के लिए बहुत दिन बचे हुए हैं, तो नंबर ऑफ डेज बहुत सारे बचे हैं, तो टेंशन ऑन द माइंड इज वेरी लेस, टेंशन बहुत कम है आपके दिमाग पे, क्योंकि एग्जाम के दिन बहुत बाकी है। 9th में तो जम गया आपका, हो गया ऐसे ही पास। कुछ लोग बेचारे, कुछ लोग ने बेचारे एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं, सम ऑफ यू हैव टेकन द एग्जाम। सो टेंशन ऑन द माइंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। मतलब टेंशन बढ़े, एग्जाम के दिन कम तो टेंशन ज्यादा, एग्जाम के दिन ज्यादा तो टेंशन कम, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका क्या होता है, एक न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में। क्या आप इसका कोई और एग्जांपल बना सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का? सी मैं बनाता हूं एग्जांपल। पावर का डेफिनेशन, अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि पावर का डेफिनेशन है वर्क अपॉन टाइम। ये पावर का डेफिनेशन और पावर का फॉर्मूला ऐसे ही क्यों, वर्क अपॉन टाइम क्यों है? क्योंकि पावर का मतलब क्या होता है, कितने टाइम में आप कितना काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पावर। अगर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं इसका मतलब आप में पावर बहुत ज्यादा है। अच्छा देखो, वर्क इज न्यूमरेटर, पावर इज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है। अगर आप वर्क ज्यादा कर सकते हैं मतलब आप में पावर बहुत ज्यादा है, आप काम ज्यादा नहीं कर सकते मतलब आप में पावर भी बहुत कम है। अच्छा, पावर न्यूमरेटर में है और टाइम डिनोमिनेटर में है। लेफ्ट हैंड साइड में पावर न्यूमरेटर में है, राइट हैंड साइड में टाइम डिनोमिनेटर में, तो इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मतलब अगर आपको कोई काम करने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा, इसका मतलब आप में पावर कम है। और अगर कोई काम, एक कुएं से पानी खींचना है, एक बकेट, एक बच्चा एक कुएं से पानी खींचने के लिए 15 मिनट्स लगाता है, एक बकेट पानी खींचने के लिए कुएं से 15 मिनट्स। और एक अंकल आते चचा, वो कुएं से पानी खींचते हैं तो उनको 5 मिनट्स लगते हैं। बताओ किसका पावर ज्यादा है? अंकल का, क्योंकि अंकल ने क्या किया, टाइम कम लगा अंकल को, काम दोनों का वर्क सेम था तो टाइम अंकल को कम लगा और इसका मतलब उनका पावर ज्यादा है। और छोटे बच्चे को टाइम ज्यादा लगा, इसका मतलब उसका पावर कम है।
तो जब टाइम कम तो पावर ज्यादा, टाइम ज्यादा लग रहा मतलब पावर कम है, तो ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम, उल्टा जो रिलेशन होता है एक दूसरे का ऑपोजिट, उसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में हमेशा एक कांस्टेंट होता है। जब जब इस धरती पर प्रोपोर्शनलिटी साइन का विनाश होता है और इज इक्वल टू साइन का जन्म होता है, तो उसके साथ एक कांस्टेंट का भी जन्म होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मुझे अलजेब्रा में एक लेसन था जिसका नाम था डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। चैप्टर नंबर 2 था अलजेब्रा में 10th स्टैंडर्ड में, और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो चैप्टर। हमारी ट्यूशन में स्टार्ट होने से पहले ही मैंने उसको घर पे ही समझ लिया था ये चैप्टर, क्योंकि बहुत इजी है। आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो आपको तो और भी जल्दी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैंने बॉक्स ऑफिस बना दिया, यहां पर मैं लिखता हूं x और यहां मैं लिखता हूं y। हियर आई एम राइटिंग 30, यहां मैंने 30 लिखा और यहां 10 लिखा। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इनका कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 10 3 जा 30, तो यहां इनमें कांस्टेंट क्या रहेगा, 3। मैं समझाता हूं आपको, 10 3 जा 30। अगर मैं यहां पर 90 लिख देता हूं तो बताओ यहां कितना आएगा। सोचो, ये 10 है तो ये 30 कितने टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स। ये 90 है तो यहां पर क्या आना चाहिए, सोचो, बहुत इजी है। और इसका ऑपोजिट, अगर यहां पर 20 है तो यहां कितना आना चाहिए। हमारे समय ऐसे क्वेश्चन आते थे, 2 मार्क्स के लिए आता था ये सॉल्व करने, कितना अच्छा था हमारा समय। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और गिवन क्या रहता था, गिवन डेटा, गिवन डेटा रहता था x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इतना दिया रहता था और ये बॉक्स ऑफिस दिया रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा लिखते थे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये देखो हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया और उसकी जगह कौन सा साइन लगा, इज इक्वल टू का साइन। और जब भी ये साइन हटाकर इज इक्वल टू का साइन लगाए तो कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कांस्टेंट का मतलब ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी देखो, x इज इक्वल टू k इंटू वाई, वेयर, और यहां ब्रैकेट्स में हम लिख देते थे वेयर k इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जो कभी बदलता नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। x इज इक्वल टू k इंटू वाई। फिर अब क्या लिखेंगे हम, अब वैल्यू पुट करके देखेंगे, पहले गिवन दोनों वैल्यूज दिए यहां पर, तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 30 इज इक्वल टू k की वैल्यू मुझे अभी नहीं मालूम है, k इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 10, ये देखो बॉक्स में 10। अब क्या हो जाएगा, 30 10 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आ जाएगा, आपको मैथ्स आता है। तो k की वैल्यू क्या होगी, 30 बाय 10, 0 0 विल गेट कैंसल्ड, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इस पर से हम पहचान गए k की वैल्यू 3 आने का मतलब है कि y को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू आती है, 10 3 जा 30। तो यहां पर भी वैसे होगा, यहां भी वैसे, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो नेक्स्ट टाइम हम कैसा सॉल्व करेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, देयरफॉर रूल क्या है, x इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है इक्वल टू आता है तो क्या चाहिए, फिक्स वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए इनटू y। अब यहां क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी दी है इस बार सेकंड टाइम, 90, k की वैल्यू कितनी हमको याद होगी 3 है, इनटू y। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y। तो ये कितनी होगी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड 30, सो दिस विल बिकम 30। तो यहां हम लिखेंगे 30, ऐसा 30 लिखेंगे, हो गया, मिल गया 1 मार्क, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। और वैसे भी हमको मालूम है ये 10 है, ये 30 है तो 3 टाइम्स है, ये 30 है, ये 90 है तो ये 3 टाइम्स है। अब ये 20 है तो 3 टाइम्स यहां कितना होना चाहिए, वेरी गुड, इट शुड बी 60। तो देखो इसको मिटा दो क्या, या रहने दो, ऊपर लिख दो, उधर नहीं लिख रहा मैं, विंडोज शाइन हो रही है। तो सी, फिर से हम ऐसा लिखते थे, x is directly proportional to y,
x का और y का सीधा रिश्ता है। x को बढ़ाएंगे तो y की भी वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू कम करोगे तो x की कम होंगी, x की कम होंगी तो y की कम होंगी। वो जय और वीरू की तरह, एक नाराज तो दूसरा नाराज, एक खुश तो दूसरा खुश। तो अब लिखेंगे हम x इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हट गया, इज इक्वल टू आपका तो क्या चाहिए, कांस्टेंट इनटू y। अब इस बार x की वैल्यू कहाँ है, नहीं, तो हम लिखेंगे x बरोबर k ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा 3 आणि y ची व्हॅल्यू किती दिली आहे आपल्याला 20। x बरोबर 3 गुणिला 20 किती होते, 3 गुणिला 20 म्हणजे 60। ही झाली x ची किंमत, x ची व्हॅल्यू आली 60। 10 30 30 90 20 60 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स का मतलब क्या है, k की वैल्यू 3 है, कांस्टेंट है। और समझ गए, जब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है इज इक्वल टू आता है तो क्या लिखना चाहिए, एक कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जब एक एलएचएस की वैल्यू बढ़ती है लेफ्ट हैंड साइड की तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी बढ़ती है। जब लेफ्ट हैंड साइड की बढ़ती है तो राइट की बढ़ती है, लेफ्ट की कम होती तो राइट की कम होती, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, जब लेफ्ट की वैल्यू बढ़ती है तो राइट की कम हो जाती है और राइट की बढ़ती है तो लेफ्ट की कम हो जाती है, वाइस वर्सा, उल्टा सीधा। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चल न्यूटन भैया बताओ आपका लॉ क्या है। तो न्यूटन सेड एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। 10 मिनट्स। Every particle in the universe attracts every other particle with a force। दुनिया की हर एक पार्टिकल, दुनिया का हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है। मैंने उस दिन भी आपको क्लास में, फर्स्ट क्लास में समझाया, आज की हमारी सेकंड क्लास है ये। सो इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू कि ये पेन इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, पेन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, बोर्ड पेन को अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो मेरे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा जो है ये पेन को अट्रैक्ट कर रहा है, पेन कैमरा को अट्रैक्ट कर रहा है। और क्या चीज बताओ आपको मैं, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया की, ठीक है। जय और वीरू आजू बाजू में बैठे तो जय वीरू को अट्रैक्ट कर रहा है, वीरू जय को अट्रैक्ट कर रहा है। स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर को अट्रैक्ट कर रही है, फॉर्च्यूनर टाटा एस को अट्रैक्ट कर रहा है। गाड़ियों में बाइक, एक बाइक दूसरी बाइक को अट्रैक्ट कर रही है। रास्ते में पड़े हुए दो पत्थर है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली दुनिया की हर एक चीज, कोई भी हो, वेदर इट इज लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो, हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कितने भी दूर हो, चाहे वो कितने भी पास हो, हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा कौन म्हणाला, न्यूटन दादा म्हणाले, है ना। न्यूटन ने ये कहा कि हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, तो न्यूटन ने कहा एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है कि वो फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्टली, the force is directly proportional to the product of the two masses and yes, इसका मतलब क्या है, अभी हम पढ़ चुके हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब। अभी ये आधा लॉ हुआ। आधा लॉ का मतलब क्या है कि न्यूटन का लॉ पूरा स्टेटमेंट नहीं कहा मैंने, अभी आधा ही कहा। क्या कहा, दुनिया की हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है, कितने फोर्स से, with a force which is directly proportional to the product of their masses। मतलब एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है, दोनों का इनटू अगर ज्यादा आएगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा। इन दोनों के बीच का इनटू कम आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम रहेगा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये है नंबर 1। यहां पर मैं बना रहा हूं दो हंसों का जोड़ा, मतलब ये है एक अंकल, ये एक अंकल है और ये अंकल है समझो 40 किलो के। कितने केजी, 40 किलो के अंकल है। और इनके बॉडी के सेंटर से 1 मीटर दूर खड़े हैं, 1 मीटर दूर खड़े हैं एक आंटी, इनकी वाइफ। और वो आंटी है आंटी तो ऐसे है कि बस जाने जिगर जाने मन, 500 किलो है तेरा वजन, तू जो मुझ पर गिरी मर जाऊंगा मैं सनम। 40 किलो के अंकल और 500 किलो के आंटी, इन दोनों की शादी हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई और ये दोनों की शादी हो गई। अब क्या हुआ, तो
इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहेगा, आप सोच के बताओ, अंकल और आंटी में। ये दो जोड़े में ज्यादा अट्रैक्शन है, ये दो पेयर में, ये अंकल और आंटी में ज्यादा अट्रैक्शन है। एंड रिमेंबर व्हाट अट्रैक्शन आर वी टॉकिंग अबाउट, नॉट एनी अदर अट्रैक्शन। रिमेंबर एवरीथिंग इज फियर इन लव एंड वॉर। हियर द अट्रैक्शन इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अंकल आंटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आंटी अंकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नंबर 2, यहाँ पर एक दूसरा जोड़ा है और दूसरे जोड़े में क्या है, जोड़ को तोड़ है। ये अंकल है 400 किलो और ये दूसरे उनकी बीटर हाफ है, बेटर हाफ 400 किलो, उनकी वाइफ। ये अंकल के बॉडी के सेंटर से ये आंटी के बॉडी के सेंटर तक, रिमेंबर डिस्टेंस जब भी गिनना हो तो सेंटर से सेंटर तक का गिनना चाहिए। सो ये अंकल के बॉडी के सेंटर से आंटी के बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस 1 मीटर है। अंकल और आंटी 1 मीटर दूर खड़े हैं फोटो निकालने के लिए, और ये अंकल और आंटी भी फोटो निकालने के लिए 1 मीटर दूर खड़े, लग रहे हैं ना 1 मीटर। अब लग रहे 1 400 किलोग्राम। ये आंटी, ये एश कांति लगाते हैं, ये मुलायम काले बाल, ये आंटी है, ठीक है। तो ये अंकल और आंटी के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, ये अंकल और आंटी एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या ऊपर वाले अंकल और आंटी अट्रैक्ट करेंगे ज्यादा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में कौन से जोड़े में ज्यादा रहेगा, ये नीचे वाले जोड़े में या ऊपर वाले जोड़े में। हाँ, वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने कहा है कि नीचे वाले जोड़े में ज्यादा रहेगा। जिन जिन लोग ने ये कहा है दे आर राइट। कि इन दोनों के मासेस का इंटू करो। ये अंकल का मास कितना है m1, आंटी का मास m2। अब इन दोनों में फोर्स कितना है पता करना है, तो F इज इक्वल टू अंकल का मास 400 इंटू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, अंकल का मास 400 इंटू आंटी का मास 400, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा 400 इंटू 400, 2 जीरो को मल्टीप्लाई किए तो 4 जीरो हो जाते हैं, 4 4 जा 16, तो ये हो गया 1,60,000। ये दोनों का जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, रिमेंबर वो वाला नहीं कि इनके मम्मी पापा ने इनके साथ फेरे होते समय कपड़े से बांध दिए थे इनको और उससे वो एक अट्रैक्शन हो गया जीवन भर का, वो वाला नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन कितना है इनमें, तो 1,60,000 इतना है। और ये वाले जो पेयर है बेचारे अंकल और ये आंटी, इनमें कितना फोर्स रहेगा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंकल, ये अंकल के मास को हम m1 बोल देंगे और ये आंटी के मास को m2 बोल देंगे। यहाँ पे भी अंकल m1 थे, आंटी m2। दो चीजों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को m1 बोल दो, दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को m2 बोल दो। तो ये अंकल का मास m1 है सर, जो आंटी का मास m2 है, तो m1 इंटू m2 करना पड़ता है। दोनों के अट्रैक्शन को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इंटू। तो यहाँ देखो अंकल का मास 40 किलो इंटू आंटी का मास 500 किलो। अब इन दोनों का इंटू करके देखो क्या आता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 40 इंटू 50, तो 1 और ये 2, 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 जीरोस हो जाएंगे, 4 5 जा 20,000। ये अंकल और आंटी का जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ कितना है 20,000, और ये अंकल और आंटी का अट्रैक्शन कितना है, तो है 1,60,000। मतलब दो मोटे मोटे लोग जो रहते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिनके बॉडी में ज्यादा माल पानी भरा रहता है, जो मोटे मोटे लोग रहते हैं उनमें अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और दुबले पतले लोग जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन कम होता है। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये पेन और इस डस्टर में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, पेन और डस्टर में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या पेन और पेन में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, पेन में ज्यादा, या चलो आपको और दूसरा एग्जांपल, ये ब्लैक पेन और रेड पेन में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते होंगे, इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो समझो 20 ग्राम्स और ये 20 ग्राम, 20 ग्राम, इन दोनों में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या ये ईट डोक्यावर पडली तर झालं काम, तो ये ब्रिक और ये पेन, इन दोनों में किस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दो पेन में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या पेन और ब्रिक में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ,
पेन और ब्रिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि M1 तो पेन कम है, लेकिन M2 खूब सारा हो गया, बहुत सारा हो गया, बहुत भारी मास हो गया। तो जब एक मास बहुत ज्यादा हो जाता है, दूसरा मास कम रहता है, तो हम ये नहीं देखते पहला मास कितना दूसरा कितना, हमको देखना है उनका प्रोडक्ट कितना था, उनका इंटू कितना आता है। तो दोनों का इंटू अगर ज्यादा आ रहा होगा तो हम समझ जाएंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और दोनों का इंटू कम आएगा तो समझ जाएंगे दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो क्या बोलता है न्यूटन का लॉ? आधा लॉ पढ़ेंगे हम, बचा हुआ आधा लॉ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समय हमको इस बात की अनुमति नहीं देता है, द टाइम डज नॉट परमिट अस टू स्टडी एवरीथिंग, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर क्लैरिटी की तरफ जाओ तो पिक्सेल्स बढ़ाने के, और फिर वो वीडियो का साइज MB से GB में चला जाता है, अपलोड डाउनलोड में प्रॉब्लम हो जाता है। तो फोर्स, न्यूटन ने कहा everything in the particle, every particle or everything in the universe attracts every other thing। हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है, कितने फोर्स से? विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। यानी हर दो चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, और उनमें फोर्स ज्यादा रहेगा अगर वो दोनों भारी भारी रहेंगे, M1 M2 दोनों का ज्यादा रहेगा, और वो दो चीज अगर हल्की फुल्की होंगी तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टॉप हियर। वैसे भी पावर फेलियर है, लाइन चली गई है, गर्मी हो रही है, गर्मी में पढ़ना चाहिए, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए लेट अस स्टॉप हियर। अभी न्यूटन का फर्स्ट हाफ पार्ट हो गया लॉ का, सेकंड हाफ इससे भी ज्यादा इजियर है, और फिर मार्च 2019 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन भी हमको डिस्कस करना है इस लॉ के बेसिस पर जो आया था। ठीक है, वो भी गर्मी का ही मौसम था। तो लेट अस स्टॉप हियर, हैव अ नाइस टाइम।